चलिए चाय पर चर्चा की आज शुरुआत करते हैं मानवता के जज्बे की खबर से जुड़ी हुई। लेकिन सबसे पहले आप लोग ये बताइए, वीकेंड में क्या आप लोगों ने ये पोस्ट देखी? इंस्टाग्राम पे, बाकी जगहों पे, सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड कर रहा था। आप लोगों ने एकदम से मैं मतलब शॉक्ड हो गई थी कि ऐसा सच में कुछ हुआ है। फिर जब मैंने पूरी खबर पढ़ी तो बहुत अच्छा लगा कि हाँ, ऐसे भी लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं। बच्ची को बचाना, रेस्क्यू करना बहुत बड़ी बात है। छोटी सी बच्ची है वो। और ये बताइए किस हाल में थी, अगर आपने वो देखा हो? मैंने देखा है, वो इंजर्ड थी, उसके फेस पे स्क्रैचेस थे, आई थिंक एक चोट लगी हुई थी। ऐसे लग रहा था कि किसी ने लिटरली उसको पीटा है। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद आई थिंक शी इज फाइन नाउ। बिल्कुल, लेकिन इसमें बहुत अच्छी बात हुई है, वो हम आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस हैं दिशा पाटनी, आप जानते हैं उनको, लेकिन हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी बहन का जिक्र कर रहे हैं जिनकी आजकल खूब चर्चा हो रही है। आपको बता दें, दरअसल उन्होंने एक ऐसी मिसाल पेश की है जिसकी तारीफ हर तरफ हो रही है। दिशा की बहन खुशबू पाटनी ने एक मासूम बच्चे की जान बचाई है। खुशबू खुद भी एक आर्मी ऑफिसर रह चुकी हैं। मॉर्निंग वॉक के दौरान जब उन्हें एक बच्ची के रोने की आवाज आई तो बिना कुछ सोचे समझे वो उनकी जान बचाने पहुंच गई। यकीनन बच्चे का ऐसे बिलखना आपको भी परेशान कर रहा होगा। ख्याल लग रहा बहुत। बच्चा जब हंसता है, खिलखिलाता है ना, दिल को खुश कर देता है। लेकिन जब बच्चा रोने लगे तो उसे देख कोई भी करुणा से भर जाए, ये सोचने पर भी मजबूर हो जाए कि आखिर उसके साथ हुआ क्या, वो रो क्यों रहा है। कोई बात नहीं। खैर, खंडर में पड़ा ये बच्चा भी लावारिस, डरी सहमी हालत और शरीर पर चोटों के निशान के साथ मिला। ऐसे में इंसानियत का परिचय देते हुए इस बिलखते बच्चे को गोद में उठाया बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी की बहन खुशबू पाटनी ने, जिनके इस कदम की खूब चर्चा हो रही है। कोई बात नहीं, चल चलो। खुशबू के बनाए इस वीडियो में उनकी मां भी बता रही हैं कि कैसे उनको बच्चे की आवाज आई और तब उसको खंडहर से रेस्क्यू करने उनकी बेटी खुशबू पहुंची। और क्या? चलो दीदी। रिलैक्स फील कर रहे हैं। रो रहा था बच्चा। हाँ, तो मैंने कहा बच्चा कौन रो रहा है? मैंने कहा कौन है? कोई है। किसका बच्चा रो रहा? कोई बोला ही नहीं। फिर मैं गई अपनी काम वाली को लेके गई। हाँ। इतने में तुम आ गई। मैंने कहा चलो, फिर तुम कहने लगे नहीं मम्मी मैं चाहती हूँ। फिर तुम गए, चली गई। जब ये जानकारी खुशबू को मिली तो आनन फानन में वो घर की दीवार फांदकर ही खंडर में जा पहुंची। देखिए, सुबह 7:30 बजे का टाइम था। मैं स्विमिंग करके वापस आ रही थी और तुरंत आते ही मेरी माँ ने थोड़ा चिल्लाना शुरू किया कि भाई तो बच्चा रो रहा है, बहुत देर से रो रहा है। मैं जा रही हूँ देखने, तो ऑफकोर्स मैं ही जाऊँगी देखने के लिए। मैंने अपनी मदर को वहाँ पर रोका कि आप मत जाओ ऐसा अकेले, मैं जाती हूँ देखने के लिए। हड़बड़ी में इतना हड़बड़ी चल रहा था कि मैंने हमारे घर के बगल में जो दीवार थी वही फान के मैं सीधे ही खंडरों में चली गई। उन्होंने बच्चे को सहारा देने में जरा भी देर नहीं लगाई। उसे दुलार करते हुए गले से लगाया, घर ले जाकर उसकी साफ सफाई की, दूध पिलाया और फिर उसका इलाज भी करवाया। तो प्लीज बताइए, कहाँ से आए हो? खंडर में अपने माँ बाप ऐसे छोड़ के जा रहे हैं, धिक्कार है ऐसे माँ बापों को। बच्चा फिलहाल स्वस्थ है, मगर ऐसी घटनाएं समाज का एक ऐसा चेहरा भी दिखाती रही हैं जिसमें जिम्मेदारी का कोई भाव ही नहीं है। कहानी का ये बेहद शर्मनाक पहलू है कि कोई कैसे अपने बच्चे को खंडर में छोड़ सकता है। लेकिन ये इस मासूम की खुशनसीबी ही थी कि खंडर में पड़े रहते इस पर आवारा जानवरों की नजर नहीं गई, नहीं तो बच्चे की जिंदगी खतरे में भी आ जाती। बच्चे की सलामती के लिए खुशबू पाटनी के द्वारा उठाए गए इस कदम की सराहना सोशल मीडिया पर खूब हो रही है। बरेली से कृष्णराज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, समाज में कई किस्से ऐसे बनते हैं जो अक्सर हम सब के लिए मिसाल बन जाते हैं और जिंदगी भर याद रह जाते हैं। ऐसा ही किस्सा आया है गुजरात के अंबाजी शक्तिपीठ से सामने। वो क्या है, दीपिका बताएंगे। देखिए, यहाँ पर एक ससुर ने अपनी बहू का कन्यादान करके अनोखी मिसाल पेश की है। दरअसल साल भर पहले बेटे की मौत हो गई थी, जिसके बाद बहू और पोती अकेले पड़ गए थे। लेकिन ससुर ने एक पिता का फर्ज निभाया और बहू की दूसरी शादी धूमधाम से कराई। शादी के रस्मों रिवाजों में विदाई वो पल है जो न केवल लड़की बल्कि उसकी भावनाओं के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति को इमोशनल कर देता है।
मगर ये विदाई समाज के सामने कुछ खास है, एक प्रेरणा है, एक हिम्मत है, उस इंसान की ओर से दी जा रही है जिन्होंने नम आंखों से विदाई अपनी बेटी को नहीं बल्कि अपनी बहू को दी। समाज के रस्मों रिवाज को एक तरफ रखकर मगर समाज के अंदर ही रहकर ताउम्र मिसाल बना ये किस्सा गुजरात के शक्तिपीठ अंबाजी का है। इस किस्से के बनने के पीछे भी एक दुखद याद जुड़ी है। दरअसल प्रवीण सिंह राणा के बेटे सिद्धराज सिंह को पिछली साल दीपावली पर अचानक दिल का दौरा पड़ गया। अपनी आंखों के सामने बेटे का दुनिया से जाने का गम एक पिता के लिए क्या होता है, बयां करने की जरूरत नहीं है। ऐसे में प्रवीण सिंह राणा ने समाज की परवाह किए बगैर अपनी बहू कृष्णा को बेटी मानते हुए कन्यादान किया। एक पिता का फर्ज निभाते हुए पूरे रीति रिवाज और समाज के ही सामने बहू का हाथ बेटे के जिगरी दोस्त संजय को सौंपा, जिन्होंने बहू कृष्णा और 1 साल की पोती को ताउम्र बेहतर जिंदगी देने का संकल्प लिया। आप लोग सब आए, इसके लिए मुझे बहुत खुशी है। और जो घटना मेरे दोस्त के घटी है सिद्धार्थ के साथ, मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है और उसकी वाइफ कृष्णा मेरी बहुत फ्रेंड है, अच्छी पुरानी। तो मैंने सोचा कि एक बच्ची को और उसकी माँ को सहारा देना इस दुनिया में सबसे बड़ा काम है, तो इसके लिए मैंने उनसे शादी करी है और दोनों का मैं ख्याल रखूंगा मरते रहूंगा। बहू को विदाई देते ये भावुक पल और पोती से लाड प्यार भी प्रवीण सिंह राणा के उस जज्बे और हिम्मत को बयां कर रहा है जो समाज के लिए अनूठी मिसाल है। गुजरात के अंबाजी से शक्ति सिंह, जगत सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। कहते हैं कि दोस्ती का रिश्ता सबसे मजबूत होता है, क्योंकि बाकी रिश्ते तो हमें जन्म से मिलते हैं, लेकिन दोस्त हम खुद चुनते हैं। हालांकि कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनका साथ हमेशा के लिए रहता है। और कोटा में यूनिस और सौरभ की दोस्ती भी कुछ ऐसी ही है। आमतौर में एक मंडप में एक ही शादी होती है, लेकिन कोटा में इन 2 दोस्तों ने ऐसी शादी की जो एक ही मंडप में हुई। जिस मंडप में यूनिस ने निकाह पढ़ा, उसी मंडप में सौरभ ने 7 फेरे भी लिए। कहते हैं ना, जब दिल मिलते हैं तो धर्म आड़े नहीं आता। अब्दुल रऊफ अंसारी और विश्वजीत चक्रवर्ती की दोस्ती यूं ही 45-50 सालों से चली आ रही है। हर तीज त्योहार दोनों का परिवार एक साथ मनाता है और अब इनके बच्चों की एक साथ शादी की चर्चा चारों तरफ है। भले ही निकाह और शादी अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन रिसेप्शन साथ ही हुआ। दोनों परिवार के बेटे सौरभ चक्रवर्ती और यूनुस अंसारी की शादी धार्मिक रीति रिवाजों से हुई, लेकिन दोनों परिवारों ने एक साथ मिलकर रिसेप्शन दिया, क्योंकि दोनों परिवार एक दूसरे को अलग मानता ही नहीं। सही बात तो ये है कि हमने हमारे जो बच्चों की शादी करी एक परिवार के हिसाब से करी, ये है मेन। तो नहीं, दोस्ती है, सब साथ बैठते उठते हैं, दोनों के बच्चे बराबर के हैं, शादी एक साथ कर ली, क्या बोले। इन दोनों परिवारों का पिछले 40 साल से ज्यादा का रिश्ता है और इनके परिचित भी करीब करीब एक ही हैं। इसलिए इनके बच्चों में आपस में ही इतना प्रेम है कि ये अपने आप को एक ही परिवार का हिस्सा मानते हैं। हम लोग आज 40 ईयर्स से हम लोग साथी हैं, तो एक ही है हमारा, एक तरह से एक फैमिली है, तो उसमें कोई ऐसा नहीं है कि बड़ा ऑब्वियस ही है। जो हमारे घर के जितने भी थे इवेंट्स वो साथ में ही हुए हैं हमारे। जैसे एक बिंदोरा का एक ना बंगाली ट्रेडिशनल होता है, तो वो भी हम दोनों ने साथ में ही किया है। हल्दी और मेहंदी का जो प्रोग्राम होता है वो हमने ही साथ में ही किया है। और पहले हमारा जो मिलाद एक स्टार्ट होता है, जैसे आपके सुंदरकांड होता है, तो वो मिलाद हुआ, उसमें सब हम शरीक हुए, है ना। सुंदरकांड था, उसमें भी हम सारे के सारे साथ में ही थे, तो सब बैठक में थे हम और हम साथ में बैठे। परिवारों के इस अनोखे मिलन में बच्चों की शादी के कार्ड तक कॉमन ही छपवाए गए थे। भले ही शादी अलग अलग हुई, लेकिन बहु भोज का कार्यक्रम साथ में करने का फैसला लिया गया। वो इसलिए कि दोनों परिवार अपने को एक दूसरे से अलग मानते ही नहीं। 40 साल से हम लोग कब एक परिवार हो गए हमको पता ही नहीं चला। धर्म कभी हमारे उसमें आया ही नहीं। हम लोगों ने सालों से एक ही साथ सारे वो मना है। बस ऐसा लगता है कि कब गड़बड़ हो गई है, हमारा धर्म का तो सवाल ही नहीं आया कभी भी, पता है। और बहुत ही इंजॉय करा इस शादी में हम लोगों ने, बहुत ही मजे आए, पता है। कोटा में दोस्ती की कहानी अगर कही जाएगी तो अब्दुल रऊफ और विश्वजीत को तो याद किया ही जाएगा, उनके बच्चों की दोस्ती भी याद रखी जाएगी, जिन्होंने एक साथ शादी की रस्में निभाकर समाज के लिए एक नई मिसाल पेश की है।
कोटा से चेतन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब बात गर्मी की कर लेते हैं। देखिए, देश भर में गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है, लेकिन आग उगलते सूरज के बीच हम आपको सुकून देने वाली कुछ तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, मैदान में जहां सूरज की तपिश है तो पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर है। ऐसे में लोग पहाड़ों का रुख भी कर रहे हैं। छुट्टियों का सीजन भी आने वाला है, तो आप भी प्लान कर लीजिए वेकेशन पर आखिर कहां जाना है। पहाड़ों की आबो हवा इन दिनों बदल रही है। मौसम का मिजाज नित नए रंग दिखा रहा है। गर्मी के मौसम में यकीनन ये तस्वीरें आपको ठंडक का एहसास तो जरूर दे रही होंगी। दरअसल ये सब हाल ही में इस हिमालय क्षेत्र में आए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का ही नतीजा है, जिसके चलते आने वाले दिनों में इस क्षेत्र में आंधी और भारी बारिश का अनुमान है। जो भी एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया, उसका प्रभाव ज्यादातर हिमालय में ही रहा। वहाँ थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी रही, और अगर आप आने वाले दिनों की बात करें तो आज भी वहाँ एक्टिविटी 1-2 दिन रहने का अनुमान है। हिमाचल के लिए हमारा ये भी है कि हिल स्टॉर्म भी कहीं ना कहीं हो सकता है। इस मैप से आप देख सकते हैं कि आज भी हमने हिमाचल और उत्तराखंड के लिए जम्मू कश्मीर के लिए थंडरस्टॉर्म का वार्निंग दे रखा है। इसके अलावा अगर आप भारत की बाकी हिस्सों की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में भी हमारा भी आज येलो अलर्ट है, और इसके बाद हमारा ये ऑरेंज अलर्ट हो जाएगा। हमारा क्या है कि बे ऑफ बंगाल से हवाएं आएंगी, और वहाँ ड्यू टू ट्रफिंग और जो भी ट्रफ ऑफ लोज पैटर्न रहने के कारण जहाँ वेरी हैवी रेनफॉल एक्टिविटी रह सकती है। हिमाचल प्रदेश का शिमला, वैसे तो ये पहाड़ी अंचल बरसों से सैलानियों का फेवरेट डेस्टिनेशन रहा है। ठंड में बर्फबारी के समय जहां शिमला और आसपास की रंगत निखरी नजर आती है, तो गर्मियों में भी ये क्षेत्र आसपास सटे मैदानी इलाकों की तुलना में ठंडा रहता है। इसी ठंडक का एहसास करने, वादियों की खूबसूरती को निहारने भारी संख्या में लोग पहुंच भी रहे हैं। ऐसे में बारिश की फुहारों के रूप में मौसम का बदलता मिजाज लोगों को यहाँ खूब भा रहा है। गर्मी की तपिश से आजिज आए पर्यटक जब कुल्लू की वादियों में पहुँचे तो कई लोगों ने तो राफ्टिंग का भी आनंद लिया। यही नहीं, चारों तरफ हरियाली, ठंडी आबो हवा और धरती पर जन्नत जैसा एहसास भी दिल्ली समेत कई और शहरों से आए सैलानियों ने यहाँ खूब लिया। ये बिल्कुल एकदम हेवन, मतलब जैसे गॉड का घर कह सकते हैं, बिल्कुल वैसे। बहुत ज्यादा गर्मी है, यहाँ का वेदर इतना अच्छा है, मतलब ना गर्मी है ना सर्दी है, एकदम अच्छा। हम लोग फ्रेंड्स के साथ आए यहाँ पे ट्रिप पे, और ये आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस मुझे अभी तक हुआ है। हम लोग को बीच में पूछा गया था कि पानी में कूदना है क्या, जो कि हमने किया, एंड इट वाज लाइक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मतलब बेस्ट। बहुत अच्छा है, दिल्ली के कंपैरिजन वहाँ पे अभी गर्मी हो रखी है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अभी आए हैं। तो बर्फ भी थोड़ी हमें मिली है यहाँ पे मनाली में हम लोग को, और मौसम की वजह से ही हम लोग यहाँ मनाली और इधर आए हैं, तो इट्स वेरी गुड एक्सपीरियंस। भारी बर्फबारी की ये खूबसूरत तस्वीरें लद्दाख के ज़ेंस्कर की हैं। खबरों के अनुसार यहाँ 30 सेंटीमीटर तक स्नोफॉल हुआ। वहीं कारगिल में भी अच्छी खासी बारिश हुई, जो मौसम के बदलते स्वरूप की जीती जागती तस्वीरें हैं। उधर समर सीजन में दार्जिलिंग जैसा टूरिस्ट डेस्टिनेशन तो सैलानियों से भरा हुआ है। खास तौर से यहाँ के जू में तो पर्यटकों की आवाजाही इन दिनों खूब है। लोग बाग यहाँ फैमिली और दोस्तों के साथ आकर दार्जिलिंग की हरियाली, यहाँ की आबो हवा को एंजॉय कर रहे हैं। फिलहाल तो देश के मैदानी इलाकों में पड़ रही भीषण गर्मी से कुछ राहत पाने के लिए ऊंचे पहाड़ों पर कहीं हो रही बर्फबारी, कहीं हो रही बारिश, तो कहीं वादियों का खुशगवार मौसम आपका इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज। देखिए, दिल्ली और आसपास के इलाकों में मामूली राहत के बाद फिर से तेज गर्मी का असर देखने के लिए मिल रहा है। लोगों को गर्मी के बुरे असर से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने नया प्लान तैयार कर लिया है। दिल्ली सरकार हीट प्लान के जरिए लोगों को राहत देने की कोशिश कर रही है। हीट एक्शन प्लान के तहत स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा और साथ ही पानी की बर्बादी पर भी फोकस है।
राहत की बरसात के बाद अब गर्मी दिल्ली वासियों के पसीने छुड़ाने को फिर तैयार है। तपती दोपहरी और बढ़ते तापमान के बीच लोगों का घर से निकलना भी मुहाल हो रहा है। गर्मी को मात देने के लिए दिल्ली वालों के लिए हीट एक्शन प्लान भी तैयार है। वहीं आज की बात करें तो अधिकतम तापमान 40 और न्यूनतम 25 डिग्री के करीब रहने के आसार हैं। दिल्ली में गर्मी ने पिछले 3 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान भी नई ऊंचाई पर पहुंच गया। रविवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। ये इस सीजन में औसत न्यूनतम तापमान से 4.3 डिग्री अधिक है। इससे पहले 2022 में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के पार चला गया था। वहीं रविवार को दिल्ली में अधिकतम तापमान 39.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 3 डिग्री अधिक है। बढ़ते तापमान से दिल्ली वालों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये गर्मी सिर्फ आपका पसीना ही नहीं बहाएगी, बल्कि आपके सेहत को भी नुकसान पहुंचाएगी। डिहाइड्रेशन, थकान, सिर दर्द और कमजोरी जैसी बीमारियां भी हो सकती है। ऐसे में गर्मी में तेज लपट और झुलसा देने वाली गर्म हवाओं से बचाव करें। दोपहर में सिर ढककर ही बाहर निकलें। इसके साथ ही दिन भर में कम से कम 10 से 15 ग्लास पानी जरूर पिएं। मौसमी फलों का ज्यादा सेवन करें। किसी भी तरह की दिक्कत होने पर तुरंत डॉक्टर से मिलें। दिल्ली वासियों को गर्मी से बचाने के लिए सरकार ने भी कमर कस ली है। ऐसे में पानी की किल्लत को दूर करने के लिए सरकार ने पानी की खास व्यवस्था की है। कल ही सीएम ने 1111 पानी के टैंकर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इतना ही नहीं, इसके साथ हीट एक्शन प्लान भी तैयार किया है। ऐसे में भीषण गर्मी के दौरान दिल्ली में स्कूलों के समय में बदलाव किया जाएगा। दोपहर के समय कोई स्कूल नहीं चलेगा। पानी के गैर जरूरी इस्तेमाल पर रोक लगाई जाएगी। स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए लगातार बिजली आपूर्ति प्रदान की जाएगी। दिल्ली में जब अधिकतम तापमान सामान्य तापमान से कम 6 डिग्री सेल्सियस अधिक हो जाएगा तो रेड अलर्ट शुरू हो जाएगा। यदि अधिकतम तापमान सामान्य से 4 से 5 डिग्री सेल्सियस अधिक हो तो ऑरेंज अलर्ट जारी होगा, जबकि 0 से 3.9 डिग्री सेल्सियस अधिक होने पर येलो अलर्ट दिया जाएगा। गरीब और उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में पानी के पाउच उपलब्ध कराए जाएंगे। हीट एक्शन प्लान में निर्माण स्थलों, बस स्टॉप और अन्य सार्वजनिक स्थानों, विशेष रूप से गर्मी में रैलियों जैसे कार्यक्रमों के दौरान ORS देने की सिफारिश की गई है। रेड और ऑरेंज अलर्ट में मांगने पर झुग्गी झोपड़ियों में पानी के टैंकर उपलब्ध कराए जाएंगे। रैन बसेरे पूरे दिन खुले रहेंगे। मौसम है तो मिजाज बदलेगा ही, कभी ठंड तो कभी भीषण गर्मी, कभी सुहाना मौसम तो कभी पतझड़। ऐसे में ही सूरज की तपिश से बचकर रहिए, अपना ध्यान रखिए और सावधान रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली में गर्मी की तपिश से बचाव को लेकर सरकार की ओर से हीट एक्शन प्लान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत राजधानी में अलग अलग जगहों पर 3000 डिजिटल वाटर बैंक बनाए जाएंगे। यहां तक कि ग्रामीण बेल्ट्स में भी इन डिजिटल वाटर बैंक को लगाए जाने की योजना है, जिसके जरिए ठंडा और साफ पानी की सुविधा का वायदा किया गया है। तो एक नॉर्मल वाटर कूलर से कितना अलग है ये डिजिटल वाटर बैंक, आपको समझाते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं जिन्होंने इस वाटर कूलर को बनाया है, इस डिजिटल वाटर बैंक को बनाया है। तो मैम, एक सिंपल वाटर कूलर से जो डिजिटल वाटर बैंक है, कैसे अलग है? ये डिजिटल वाटर बैंक है। जैसे हम एक डिजिटल इंडिया की तरफ जा रहे हैं, तो हाँ, ये उसी इनिशिएटिव के पीछे हमारा है। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन चल रही है इसमें। तो स्क्रीन पे हम लोग TDS लेवल दिखाते हैं, हम pH लेवल दिखाते हैं, और इससे हम पूरा मेंटेन पानी की क्वालिटी को पूरा मेंटेन रखते हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें अवेयरनेस के साथ साथ हम स्वच्छ पानी भी दे रहे हैं। तो ये आज के नया इंडिया का नया
प्रोडक्ट है। हाँ, तो इसमें हमने इनफ्लो आउटफ्लो मीटर लगा रखा है जो AI टेक्नोलॉजी से लेस है। तो हम इसमें कितना पानी यूज़ कर रहे हैं, कितना पानी अभी तक यूज़ हो चुका है, कितना पानी वेस्ट हो रहा है, वो सब हम मॉनिटर करते हैं। और क्योंकि जब हम मॉनिटर कर रहे हैं तो हम ये भी देखते हैं कि कितना कम से कम हम पानी वेस्ट ना हो हमारा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इतनी गर्मी बढ़ रही है, पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। तो कम से कम पानी वेस्टेज के साथ एकदम स्वच्छ पानी देना हमारा लक्ष्य है। खास जो फोकस रखा जाएगा वो जे क्लस्टर्स पे भी रखा जाएगा, जहां पाइप्ड वाटर की सप्लाई नहीं है वहां पाइप्ड वाटर जहां नहीं पहुंचता, वाटर टैंकर्स के जरिए जहां पानी की मांग पूरी की जाती है, वहां जो है मांग जो है इन पीछे जो आप देख सकते हैं वाटर बैंक है, इनके जरिए की जाए ताकि दिल्ली के लोगों को साफ, स्वच्छ और पीने का जो पानी है वो मुहैया होता रहे। कैमरामैन मनीष विदुड़ी के साथ अनमोल बाली की दिल्ली से रिपोर्ट। और पहाड़ों पर बारिश और बर्फबारी का दौर भले ही चल रहा हो, लेकिन आपको बता दें कि मैदानी इलाकों में तो गर्मी नए रिकॉर्ड बना रही है। मुझे तो वैसे कोई राहत दिखी मिली नहीं सैटरडे को, मैदानों में है ना, हम मैदानों में देखिए किसी को कोई ठंडा फील हुआ? रात को थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ था, लेकिन सैटरडे संडे वैसी गर्मी थी। स्लाइट चेंज है ना, थोड़ा सा। लेकिन देखिए आलम यह है वही जो हम बात कर रहे हैं कि पारा लगातार बढ़ता जा रहा है और मध्य प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र, हरियाणा तक गर्मी लगातार रिकॉर्ड बना रही है। चाहे इंसान हो या बेजुबान, हर कोई धरती पर बरसती आग से परेशान नजर आ रहा है। जरा मध्य प्रदेश के सिवनी का नजारा देखिए। भीषण गर्मी में पानी की खोज में पेंच टाइगर रिजर्व में ये परिवार भी निकला है। यहाँ बाघिन अपने 3 शावकों के साथ पानी पीती नजर आ रही है। महाराष्ट्र में भी गर्मी की मार का कुछ ऐसा ही हाल है। चंद्रपुर में गर्मी ने यहाँ लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। यहाँ तापमान 44 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है, जो इस सीजन में अब तक के सबसे अधिक। भीषण गर्मी के चलते हफ्ते में एक बार लगने वाले बाजार भी वीरान पड़े हैं। साथ ही मौसम विभाग ने यहाँ 3 दिनों के लिए लू का अलर्ट जारी किया है। साथ ही लोगों को सावधानी बरतने की अपील की है। चंद्रपुर में धूप लगातार बढ़ती जा रही है, भीषण गर्मी पड़ रही है। तापमान 44 डिग्री हो गया है, जो कि इस सीजन का सर्वाधिक तापमान माना जा रहा है। इस वक्त हम चंद्रपुर के बल्लारपुर शहर में हैं। यहाँ पे साप्ताहिक बाजार लगता है। दोपहर का समय है, आमतौर पर यहाँ बाजार में भीड़ रहती है, लेकिन आज इस तेज धूप के कारण ये पूरे बाजार में सन्नाटा छाया हुआ है। महाराष्ट्र का अकोला शहर भी इन दिनों भीषण गर्मी की मार झेल रहा है। लगातार चौथे दिन यहाँ तापमान 44 डिग्री को पार कर चुका है। सूरज की तपिश ने यहाँ सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही है। तेज धूप और झुलसाती गर्मी से परेशान लोगों ने यहाँ एक अनोखा प्रयोग कर सबको चौंका दिया है। अब लोग घर की छत या खुले मैदान में फर्श पर अंडा रखकर ऑमलेट तैयार कर रहे हैं। दिल्ली से सटे हरियाणा में भी गर्मी का रूप बदला नहीं है। यहाँ भी लू के थपेड़े लोगों को परेशान कर रहे हैं। राज्य में 42 डिग्री तापमान पहुँच गया है। ऐसे में सरकार की ओर से हीट वेव की एडवाइजरी जारी की गई है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी इस हफ्ते तापमान और बढ़ने की संभावना जताई है, क्योंकि बढ़कर 47 डिग्री तक पहुँच सकता है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग ने भी कमर कस ली है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया की बात करें तो यहाँ पे अभी क्या है कि कोई ज़्यादा हम वेदर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, और यहाँ अभी क्या है कि टेम्परेचर बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही अगर आप देखें जहाँ येलो अलर्ट है, हमने मध्य प्रदेश के लिए, ईस्ट राजस्थान के लिए हीट वेव दे रखा है, छत्तीसगढ़ में भी हीट वेव दे रखा है, विदर्भ के लिए भी हीट वेव दे रखा है। और अगर आप हरियाणा की बात करें, कल से हीट वेव वार्निंग है। इसके अलावा वेस्ट राजस्थान में भी कल से हीट वेव वार्निंग है। मीन आने वाले 5-6 दिन जहां हीट वेव रहने का अनुमान है। फिलहाल उत्तर भारत में लगभग सभी राज्यों का यही हाल है। हालांकि अभी तो ये शुरुआत, और आने वाले दिनों में पारा और भी चढ़ेगा। ऐसे में गर्मी से बचने के लिए सावधानी और उपाय बेहद जरूरी है। सिवनी से पुनीत कपूर, चंद्रपुर से विकास राजूकर, अकोला से धनंजय साबले और नूह से कासिम खान के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, गर्मी की बात तो बहुत हो गई। अब जरा एक बार फिर कुछ अच्छी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आपको लेकर चलते हैं बिहार, जहां एक ऐसा झरना है जिसका पानी साल भर ठंडा रहता है। प्रकृति की सुंदरता की मिसाल है ये झरना। सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र बन चुका है। आलम यह है कि बड़ी संख्या में पर्यटक यहाँ पहुंच रहे हैं। इसे बिहार का कश्मीर भी कहा जा रहा है। ये महज एक झरना नहीं, रोमांच और प्रकृति का ये अनोखा संगम है, जिसे बिहार का कश्मीर भी कहा जा रहा है। बिहार के नवादा जिले में मौजूद ककोलत झरना और कुछ नहीं बल्कि राज्य को कुदरत का अनोखा तोहफा है।
ककोलत झरने का पानी पूरे साल ठंडा रहता है, जिसके चलते यहाँ सैलानियों को गर्मी में भी सर्दी जैसा एहसास होता है। यही वजह है कि पूरा इलाका पर्यटकों से गुलजार रहता है। आलम यह है कि झरने के आसपास पांव रखने तक की जगह नहीं होती। खास बात यह है कि इस झरने की तुलना अमेरिका के नायग्रा फॉल से की जाती है, लिहाजा कुछ लोग इसे नायग्रा ऑफ बिहार भी कहते हैं। वैसे इसके पौराणिक महत्व की भी खूब चर्चा होती है। माना जाता है कि ये झरना महाभारत काल का है। मान्यता है कि महाभारत के वन पर्व में जिस काम्यक वन की चर्चा है वह यही जगह है। कहा जाता है कि अज्ञातवास के समय पांडवों ने इस स्थान पर भी निवास किया था। इस जलप्रपात को पाताल गंगा भी माना गया है। कहा जाता है कि यहाँ आसपास ही ऋषि मार्कंडेय का निवास था। कहते हैं ऋषि मार्कंडेय ने इसी जगह पर मार्कंडेय पुराण की रचना की थी। 2022 में इस झरने के आसपास पर्यटन को बढ़ावा देने की योजना बनी और सैलानियों के लिए सुविधाएं बढ़ाई गयी। अब गर्मियों की छुट्टियां जैसे ही नजदीक आती है, लोग किसी शांत, ठंडे और खूबसूरत जगहों की तलाश में लग जाते हैं। हिल स्टेशन जाने की वजह न सिर्फ गर्मी से राहत पाने की होती है, बल्कि कुछ अन्य अनुभव करने का भी खास मौका होता है। ऐसे में जिस कदर लोगों की आमद ककोलत झरने के लिए बढ़ी है, इसे देखकर तो यही लगता है कि अधिकतर लोगों ने बिहार का कश्मीर कहे जाने वाले ककोलत झरने पर ही पहाड़ों जैसे मौसम का आनंद लेने की ठान ली है। नवादा से सुमित भगत, गुड न्यूज टुडे। और अब बात यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस के भारत दौरे की। 4 दिन के भारत दौरे पर वो अमेरिका से भारत पहुंचे हैं और वेंस की यात्रा यूं तो कई मायनों में खास है, लेकिन भारतीय संस्कृति के प्रति उनका लगाव देखने को मिल रहा है। जी हाँ, देखिए, उन्होंने सबसे पहले तो परिवार के साथ अक्षरधाम मंदिर में दर्शन किए। आज रात लगभग 9 बजे वेंस परिवार समेत जयपुर पहुंचेंगे और रामबाग पैलेस में रुकेंगे। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जब भारत पहुंचे तो उनके आगमन की पहली तस्वीरों में ही भारतीय परंपराओं के साथ उनके जुड़ाव की झलक दिख रही थी। भारत पहुंचने पर जेडी वेंस के तीनों बच्चों ने भारतीय परिधान पहन रखे थे। दोनों लड़कों ने कुर्ता पैजामा पहना था, जबकि सबसे छोटी लड़की हरे रंग के लहंगे में दिख रही थी। वेंस अपने पूरे परिवार के साथ 4 दिनों के भारत दौरे पर है। दिल्ली पहुंचने पर पालम एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। एयरपोर्ट पर ही जेडी वेंस को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वेंस की पत्नी उषा वेंस भारतीय मूल की है और यही बात भारत के साथ उनके परिवार के कनेक्शन को और खास बना देती है। वेंस ने अपने भारत दौरे की शुरुआत अक्षरधाम मंदिर से की। इस दौरे के मद्देनजर अक्षरधाम मंदिर के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। जेडी वेंस और उनका परिवार अक्षरधाम मंदिर में करीब 45 मिनट तक रहा और यहां पूजा अर्चना की। अक्षरधाम मंदिर में वेंस परिवार जनपद के सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज एम्पोरियम पहुंचे। यहां मौजूद भारतीय हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के प्रोडक्ट्स उन्हें और उनके परिवार को खूब पसंद आए। उन्होंने यहाँ के कुछ प्रोडक्ट्स की खरीदारी भी की। यहाँ की जो एम्बियंस थी, जो आर्ट एंड क्राफ्ट था, जो बिकॉज प्रोडक्ट खरीदना इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता। दिस लॉट ऑफ क्राफ्ट, जो वुडन की कार्विंग है और आपका पेपर मेशी का जो हैंड पेंटिंग है, रियल 24 कैरेट गोल्ड से जो काम हो रखा है, इट्स वन ऑफ द वेरी गुड आइटम्स। दे रियली लाइक द वे द आर्टिजन्स डू द क्राफ्ट एंड पेंटिंग्स एंड ऑल दैट। अब बच्चों को बहुत पसंद आया। बच्चों को छोटे पेपर मेशी के आइटम बड़े पसंद आए। छोटे छोटे आइटम्स था जिसमें छोटा कछुआ था, थोड़ा सा स्वान था एंड स्मॉल पेपर वेट आल्सो विद अ स्मॉल एलिफेंट्स। दे लाइक इट रियली। उन्हें हमारा एम्पोरियम बहुत अच्छा लगा। अपीयरेंस, हमारा डेकोर, हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम आइटम उन्हें बहुत अच्छा लगा। उन्होंने हमारे यहाँ से पेपर मेशी के आइटम्स खरीदे, पॉटरी का आइटम खरीदा, टी खरीदा। अमेरिकी उपराष्ट्रपति की आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात होगी, जिसमें कई अहम मुद्दों पर बात हो सकती है। इसके बाद जेडी वेंस कल जयपुर में आमेर किला, सिटी पैलेस और हवा महल के बाद 23 अप्रैल को आगरा में ताजमहल का दीदार करने भी जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और
अब आपको बता दें कि आमेर फोर्ट में अमेरिकी उपराष्ट्रपति का पारंपरिक स्वागत होगा। उसमें खास तस्वीर यहाँ के हाथी गांव की 2 हथनियों की भी होगी। बताया जा रहा है कि ये दोनों हाथी 350 साल पुराने 62 लाख के आभूषणों से सजी हुई होंगी। तो चंदा और पुष्पा नाम की इन 2 हथनियों को कैसे तैयार किया जाएगा और किस तरह से ये दिखेंगी, आइए चलिए जानते हैं। यूएस वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस के स्वागत के लिए आमेर फोर्ट में हाथी गांव से 2 हथनियां जाएंगी जिनका नाम है चंदा और पुष्पा। यहाँ पे अभी उनकी जो साज सज्जा है वो शुरू होने जा रही है। इनको नहलाने का काम हो चुका है, इस तालाब में उनको नहलाया गया है, जिसके बाद उन पे पेंट किया जाएगा, जिसके लिए अभी वो प्रस्थान कर जा चुकी है। इसी पे ज्यादा बात करने के लिए कि किस तरीके से इनको सजाया जाएगा, क्या क्या किया जाएगा, किन आभूषणों से इनको सजाया जाएगा, हमारे पास बल्लू खान जी हैं। तो बल्लू जी बताइए कि किस तरीके से साज सज्जा की जाने वाली है। जी, जो हमारी ज्वेलरी है जो 350 साल पुरानी है, राजा महाराजाओं के ज़माने की, वो ज्वेलरी इनको पहनाई जाएगी। क्योंकि सन 2000 में जब बिल क्लिंटन जी आए थे उस टाइम पे वो ज्वेलरी यूज़ हुई थी, उसके बाद अब यूज़ करेंगे। तो ज्वेलरी किस चीज की है, वो सोने की है, चांदी की, कैसे आभूषण है, क्या उनकी कीमत है? चांदी की है मैडम, ये पुराने जमाने की है। ये हमारे परदादा जी को गिफ्ट में मिली थी दरबार साहब के यहाँ से, वो उसके बाद अब निकालेंगे। अच्छा, जैसा भी आपने बताया कि ये नहा चुकी हैं चंदा और पुष्पा दोनों, और अब इन पे पेंट किया जाएगा। तो सबसे पहले तो हाथियों पे जो पेंट किया जाता है, किस तरीके का पेंट होता है और क्या डिजाइन बनाई जाती है? मैडम, ये जो कलर है वो जो आप और हम होली पे खेलते हैं वो कलर है, नेचुरल कलर है, स्टोन कलर, जिससे हाथी को कोई हार्म ना पहुंचे। और ये जो कलर का जो हम चित्रकारी करते हैं वो ट्रेडिशनल है, पुराने जमाने से चली आ रही है। तो अभी आप हाथी के घर पे जाएंगे तो वहाँ देखेंगे चित्रकारी शुरू करेंगे। कल का अगर मैं स्केड्यूल जानूं कि जब यूएस के वाइस प्रेसिडेंट वहां पहुंचेंगे, जेडी वैंस जी वहां पे पहुंचेंगे, आमेर का दौरा करेंगे, तब चंदा और पुष्पा उनका स्वागत किस तरीके से करने वाली है? जी, चंदा जो है जो माला पहनाती है, और पुष्पा है जो आशीर्वाद देती है, सर पर रख के ब्लेसिंग। दूसरा जो मावत है हमारे, वो फूलों की वर्षा करेंगे और सलूट देंगे हाथी की। तो हाथी गांव से इस वक्त हमारे साथ रिदम जैन जुड़ चुकी हैं। रिदम, ये बताइए, पहली बात तो हमें जरा हाथी गांव भी दिखाइए और चंदा और पुष्पा भी दिखाइए। फिलहाल तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, क्या केवल चंदा और पुष्पा ही स्वागत करेंगी और भी हाथी हैं जो वहां पर होंगे मौजूद? रिदम, आवाज आप तक आ रही है? रिदम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जयपुर के करीबी है ये हाथी गांव, जहां पर रिदम इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर चंदा और पुष्पा तैयार हैं जेडी वैंस और उनके परिवार का स्वागत करने के लिए, जो कि आज रात वहां पर पहुंच रहे हैं, जिनका कार्यक्रम कल वहां पर रहने वाला है। रिदम, मेरी आवाज आप तक आ रही है? रिदम, आवाज आ रही है तो जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम रहने वाला है कल का? रिदम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन देखिए चंदा और पुष्पा तैयार हैं और अभी फिलहाल उनको सजाया जाएगा, उसके बाद ज्वेलरी पहनाई जाएगी और फिर उसके बाद कल वेलकम होगा। जेडी वैंस आज भारत पहुंचे हैं, अमेरिकी उपराष्ट्रपति अपने पूरे परिवार के साथ यहां पर पहुंचे हैं, उनका कार्यक्रम है और साथ ही साथ भारतीय संस्कृति के साथ भी वो रूबरू होंगे और इसीलिए जयपुर का कार्यक्रम है। जयपुर के बाद वो आगरा जाएंगे और फिर उसके बाद मीटिंग्स का सिलसिला शुरू होगा। ओडिशा के एक ऐसे गांव की तस्वीर आपको दिखाते हैं जो कि संगीत, साहित्य, कला और सनातन संस्कृति की धुरी माना जाता है। पुरी से महज 10 किलोमीटर दूर छोटे से गांव रघुराजपुर को भगवान जगन्नाथ की नगरी भी कहा जाता है। गांव में प्रवेश करते ही पटचित्र कला का ऐसा मनोरम रूप देखने को मिलता है कि आप देखते ही रह जाएंगे। गांव में हर घर की दीवार पटचित्रों की मनोहारी झांकियों से जीवंत नजर आती है। संगीत, साहित्य और कला सनातन संस्कृति की धुरी माने जाते हैं। सनातन संस्कृति की कलात्मक दक्षता के विराट स्वरूप का दर्शन करना हो तो आप चले आइए भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के इस छोटे से गांव रघुराजपुर में।
पुरी शहर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर स्थित रघुराजपुर गांव में प्रवेश करते ही पट्टचित्र कला का मनोरम रूप आपके मन को मोहने लगेगा। इस गांव के हर एक घर की दरों दीवारों पर पट्टचित्रों की मनोहारी झांकी भारतीय कला को जीवंत करती नजर आती हैं। उड़ीसा पुरी जिला जगन्नाथ मंदिर से तकरीबन 10 किलोमीटर दूर ये रघुराजपुर अपने आप हेरिटेज विलेज बुलाया जाता है, क्योंकि इस गांव में जगन्नाथ संस्कृति और परंपरा का एक अनोखा मिलन होता है। क्योंकि इस गांव में हर कोई जगन्नाथ संस्कृति परंपरा का कलाकृति का पटचित्र बनाते हैं और ये पटचित्र को देखने के लिए देश विदेश से लोगों का यहाँ भारी मात्रा में भीड़ होता है। रोज यहाँ हजारों लोग आते हैं और इस गांव का एक अनोखा खासियत को देखने के लिए मिलता है। रघुराजपुर गांव की ये सुंदर कलाकृतियाँ अपने दामन में पौराणिक कथाओं का अथाह विस्तार समेटे हुए हैं। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा से लेकर विष्णु के सभी अवतारों के रूप के साथ अनगिनत पौराणिक कथाओं के स्वरूप के दर्शन आपको गांव की चित्रकारी में देखने को मिल जाएंगे। इस गांव पर मां सरस्वती की कुछ ऐसी कृपा है कि यहाँ जन्म लेने वाला हर इंसान कला की लियाकत के साथ पैदा होता है। यहाँ हर घर की चार दीवारी में कलाकार की आत्मा बसती है। पीढ़ी पीढ़ी हमारा गांव में जितना ये है सब जगन्नाथ का है। जितना टाइम में जगन्नाथ प्रतिष्ठा हुआ, वो जगन्नाथ का सेवा पूजा आरम्भ हुआ, उतना टाइम से ये पीढ़ी पीढ़ी से चला गया है। रघुराजपुर गांव की इस अनोखी खासियत को देखते हुए साल 2000 में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज ने गांव को हेरिटेज विलेज घोषित कर दिया था। आज ये गांव ओडिशा के रूरल टूरिज्म प्रोग्राम का भी हिस्सा बना हुआ है। आलम ये है कि देश और दुनिया के कला और संस्कृति प्रेमी यहाँ आते हैं और यहाँ की कला संस्कृति देखकर अभिभूत हो जाते हैं। ओडिशा का पुरी शहर यूं तो भगवान जगन्नाथ के लिए विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन यहाँ आकर लगता है कि पुरी शहर की आत्मा इस गांव में बसती है। इस गांव में आपको एक भी घर ऐसा नहीं मिलेगा जिसकी सीढ़ियों से लेकर दरों दीवारों तक पर परंपरागत पेंटिंग का सौंदर्य न दिखाई दे। पट्टचित्र को लेकर गांव के लोगों की दीवानगी ऐसी कि छोटी सुपारी से लेकर कांच की बॉटल्स तक, यहाँ तक कि घर के बर्तनों को भी मनोरम पेंटिंग से जीवंत कर दिया जाता है। पुरी के रघुराजपुर गांव से अजय कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब बात करते हैं चारधाम यात्रा की, जिसकी शुरुआत अगले महीने होने वाली है। लेकिन उससे पहले पवित्र यात्रा पर जाने वाले भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा के लिए अब तक 19 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, लेकिन भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ बाबा केदार के धाम की तरफ रुख कर रही है। देखिए, भक्तिभाव और धर्म मार्ग से होकर गुजरने वाली चारधाम की यात्रा को लेकर तैयारियां जारी हैं। जहां प्रशासन की तरफ से यात्रा को सुगम बनाने की हर संभव कवायदे हो रही हैं, तो वहीं हर दिन श्रद्धालुओं के पंजीकरण यानी बुकिंग के भी नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। हर साल की तरह इस साल भी यात्रा को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। आंकड़ों की बात करें तो चारधाम यात्रा रजिस्ट्रेशन कराने वालों का आंकड़ा 19 लाख के पार पहुंच गया है। यमुनोत्री धाम के लिए 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पंजीकरण कराया है, जबकि गंगोत्री धाम के लिए भी रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा 3 लाख से ऊपर चला गया है। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए हैं, जहाँ अब तक करीब 6,48,000 से ज्यादा लोग दर्शन के लिए पंजीकरण करा चुके हैं। बद्रीनाथ धाम भी श्रद्धालुओं की पहली पसंद में शामिल है, जहां अब तक 5,74,000 से ज्यादा लोग पंजीकरण करवा चुके हैं। वहीं सिख श्रद्धालुओं के प्रमुख तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब के लिए भी अब तक 32,000 से अधिक लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। चारधाम यात्रा का शुभारंभ 30 अप्रैल से होगा, जिसमें 30 अप्रैल को ही गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले जाएंगे। वहीं 2 मई को केदारनाथ तो 4 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलेंगे।
हेमकुंड साहिब के कपाट 25 मई को खोले जाने हैं और भक्तों की ये यात्रा पूरी तरह सुगम हो, इसी कोशिश में प्रशासन पूरी तरह जुटा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।